नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज जनहित में बात कोरोना की, क्योंकि WHO का मानना है कि कोरोना जड़ से खत्म हो चुका है। लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और इसी को लेकर आज हम जनहित में बात करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे और चर्चा भी करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी के तौर पर खत्म होने का ऐलान किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वो समाप्त हो गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि बड़ी आशा के साथ मैं कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो कोविड-19 से हर 3 मिनट में एक लोगों की मौत का दावा किया था और ये केवल उन मौतों के बारे में है जिसकी जानकारी WHO के पास मौजूद है। हालांकि WHO की तरफ से ये भी कहा गया कि दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना वायरस के प्रभाव के साथ अभी भी जी रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको GFX के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि WHO ने तो कहा कि अब ये आंकड़े खत्म हो गए हैं, कोविड-19 खत्म हो गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो GFX के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत के आंकड़े, तो भारत में कोरोना का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में संक्रमण की जो दर है 2000 को पार करती हुई नजर आ रही है और ये 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो WHO की रिपोर्ट को या बयान को झुठलाते साबित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में कोरोना का आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है वो टीवी स्क्रीन पर GFX के जरिए आप देख पा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला और पिछले माह 4 करोड़ के मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये मामले बेहद चौंकाने वाले हैं। तो अब तक कुल 92.75 ये दर बढ़ती जा रही है पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए और ये भारत में कोरोना के आंकड़े हैं। तो 2961 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो कोरोना को लेकर सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2961 नए मामले, 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटों में 6135 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव केस 30,041, रिकवरी रेट 98.75%, मृत्यु दर 1.18% दर्ज। मरने वालों की कुल संख्या 5,31,659। पिछले साल जनवरी माह में संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 220.66 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक टीके की 95.21 करोड़ दूसरी डोज और 22.87 करोड़ एहतियाती डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 92.75 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,39,814 टेस्ट किए गए। दुनिया के लिए ये गुड न्यूज़ है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी अब वैश्विक महामारी नहीं रही।
WHO ने दुनिया से कोविड-19 खत्म होने की घोषणा की है। कहा है कि लोग आज भी इसके प्रभावों के साथ जी रहे हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा ऐलान करते हुए दुनिया भर के लोगों को गुड न्यूज़ दी है। ऐलान किया है कि कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना अलविदा हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि कोविड-19 अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के योग्य नहीं है। कोरोना महामारी की शुरुआत मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की। 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली केंगकियांग ने अपील की कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया को रोकने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। हम आपको बता दें कि इस महामारी की वजह से एक समय दुनिया के विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं, जबकि कम से कम 70 लाख लोगों की मौत हो गई। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में संक्रमण के मामले में आई हालिया तेजी के संदर्भ में कहा कि भले ही आपातकालीन दौर खत्म हो गया हो, महामारी का अंत नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हर हफ्ते दुनिया भर में हजारों लोग अभी भी संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि बहुत उम्मीद के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का दौर पार कर चुका है और इसका ये मतलब नहीं है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर खत्म हो गया है। WHO के महानिदेशक ने आगे कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में हजारों आज भी इस महामारी के कारण जीवन के लिए लड़ रहे हैं और लाखों लोग कोविड-19 के बाद की स्थिति के प्रभावों के साथ जी रहे हैं। आपको बता दें कि WHO ने जनवरी 2020 में कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल घोषित किया था। WHO के महानिदेशक ने कहा कि 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत बुलाई गई एक आपातकालीन समिति की सलाह पर मैंने कोविड-19 के वैश्विक प्रकोप हुए आपातकाल की घोषणा की थी। तब से 3 वर्षों में कोविड-19 ने दुनिया को उलट कर रख दिया। WHO को लगभग 7 मिलियन मौतों की सूचना दी गई, लेकिन हम जानते हैं कि मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक है, जो कम से कम 20 मिलियन हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने जब पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, तब तक उसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था और चीन के बाहर इसका व्यापक प्रकोप भी नहीं था। 3 साल से अधिक समय के बाद वायरस के कारण विश्व स्तर पर संक्रमण के तकरीबन 76.4 करोड़ मामले सामने आए और लगभग 5 अरब लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली। अमेरिका में कोविड-19 के संबंध में की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा 11 मई को समाप्त होने वाली है, जब टीके की अनिवार्यता सहित महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपनाए गए व्यापक उपाय समाप्त हो जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों ने पिछले साल महामारी के खिलाफ लागू अपने कई प्रावधानों को हटा दिया था। WHO ने बृहस्पतिवार को एक विशेषज्ञ समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट को कम करने का फैसला किया। भारत में लगातार कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 5 मई 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 33,232 के आसपास बनी हुई है। 4 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 36,244 थी, जबकि 3 मई को इनकी संख्या 40,177 दर्ज की गई थी।
आपको बता दें कि केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,611 नए मामले सामने आए, जबकि 6,587 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। 27 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.17% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.13% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या करीब 53,16,042 है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो देखा जाए वैश्विक सूची से तो कोरोना बाहर दिखा दिया गया, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई कई सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, और अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए वैश्विक सूची से तो कोरोना बाहर हो गया, लेकिन अभी भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और अभी भी उतना ही अवेयर रहने की ज़रूरत है और उतना ही तैयार रहने की ज़रूरत है ये तरह तरह के वायरस से निपटने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स से। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर गौतम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं MC मिश्रा जी आपसे। WHO की जो रिपोर्ट सामने आई है वहां पर कोरोना अब सूची से बाहर है। वैश्विक सूची की अगर बात की जाए तो उससे बाहर है, लेकिन आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। तो ये कैसे? ये एक मैं कहूँगा अच्छी समाचार है हम लोग सबके लिए, और ये तो हम सबको दिख ही रहा था, प्रतीत हो रहा था कि पेंडेमिक की जो स्थिति है वो नहीं है। और ये जनवरी से या पिछले वर्ष से हम कहें कुछ समय से ये धारणा तो हम लोगों की भी थी और हम लोग ये भी मानते थे कि कोई भी वायरल संक्रमण या वायरस जब पर्यावरण में आ जाता है हमारे चारों तरफ जी, तो वो जड़ से तो समाप्त होता नहीं है, और वो किसी ना किसी फॉर्म में हम लोगों के मध्य में रहेगा। कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। और जैसे आम फ्लू होता है, जुकाम खांसी होता है, उस तरह से रहेगा। और उसमें कुछ लोगों को अवश्य अभी भी इसका नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो आम फ्लू है, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं जी। हमारे यहाँ तो कोई आंकड़े कोविड के पहले के नहीं है भारत में, लेकिन अमेरिका में आम इन्फ्लुएंजा की जो आंकड़े कोविड से पूर्व थे जी, उसमें करीब 60,000 लोगों की मृत्यु हर प्रतिवर्ष होती रही है। तो ये ऐसा नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एंडेमिक। अगर आप अब तक का जो ग्राफ देखिए WHO का, तो लगभग 76.5 करोड़ लोगों को जो रिकॉर्डेड है, जिनमें नोटिफिकेशन हुआ है, 76.5 करोड़ लोगों को संक्रमण हुआ। और जैसे आपने कहा 70 लाख इसमें लोगों की मृत्यु हुई जी, और ठीक होने की दर प्रायः ठीक अच्छी ही रही है पूरे विश्व में, कुछ अपवाद छोड़ के। और सभी ने इस विषय में, और अभी तक लगभग 13 बिलियन 34 करोड़ और करीब 69 लाख जो है वैक्सीन की जो खुराकें हैं वो भी लोगों को मिली हैं जी। तो एक ये राहत की अवश्य मैं कहूँगा बात है कि WHO ने भी अब ये मान लिया कि कोविड संक्रमण अब एंडेमिक हम बोलते हैं, जो एक अंग्रेजी का शब्द है एंडेमिक, कि हमारे चारों तरफ रहेगा। और जिस प्रकार से बाकी वायरल संक्रमण रह रहे हैं, ये भी एक वायरस है, ये भी रहेगा। रेस्पिरेटरी वायरस है, सिंसिशियल वायरस है,
आरएनए वायरस है। और बिल्कुल। जब भी हमारी किसी अभी अब जैसे हर्पीज को आप सुनते नहीं है कि हर्पीज का कोई आउटब्रेक होता है, लेकिन इसका आउटब्रेक भी हो सकता है। और हर्पीज या किसी भी वायरल संक्रमण का आउटब्रेक भी हो सकता है, जो क्लस्टर्स में हमको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। उससे बहुत चिंतित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो भी अब ये जो XBB वेरिएंट था, जी। जिसका 0.1 0.16 कुछ था, तो इसमें बहुत ज्यादा गंभीर रोग वो नहीं कर रहा था और अधिकतर लोग 3 4 5 दिन में स्वतः ठीक हो रहे थे। लेकिन इसके साथ ही ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जी। कि हम सबको एक मास्क लगाने की जो अब एक प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई है, जी। उसको करते रहना चाहिए। हम लोग तो अभी भी करते ही हैं, अपने ओपीडी में रोगी बिल्कुल, को देख डर तो तो मास्क नहीं लगा है, के लेकिन बैठते फिर हैं। भी अभी भी उन चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है जिससे हम हर एक वायरस से बच सकें। आपके पास आएंगे डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, इसके बाद रुख करेंगे डॉक्टर गौतम जी का। डॉक्टर राजीव जी, जो आंकड़े WHO के निकलकर सामने आए, जो सूची निकलकर सामने आई कि अब जो कोरोना है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कितना और तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तरह तरह के, जैसे कि अभी बता रहे थे MC मिश्रा जी भी बता रहे थे, तो आपका नज़रिया क्या है? बिल्कुल ठीक है। जो WHO ने ये एक्सपेक्टेड था, पिछले 3 महीने से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जिस तरह के केसेस अब हमारे पास आ रहे हैं, WHO देखता है ऑल ओवर वर्ल्ड किस तरह के केसेस हैं, कितने सीरियसनेस है, कितनी इन्फेक्टिविटी है। एक तो ये है कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कौन सा वेरिएंट है, तो ये मालूम हो गया कि इस समय जो वेरिएंट है वो जो सेकेंड वाला वेव का था, डेल्टा वेव नहीं है, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, उतना सीवियर नहीं है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जो पेंडेमिक के क्राइटेरिया है उस पर ये अब फिट नहीं बैठता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन ने क्रॉस कर लिया है कि अब हम उसको पेंडेमिक नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अब एंडेमिक स्टेज में आ गया, यानी कि केसेस अभी हैं, आते जाते रहेंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक इस समय की बात है तो नंबर ऑफ़ केसेस इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं और जगह भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट फेजेस में है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं पे रिड्यूस हो रहे हैं, कहीं उसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये चीज़ जैसा कि और वायरल इन्फेक्शन में होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इन्फ्लुएंजा में होता है, इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, A B C D, जिसमें A काफ़ी सीवियर होता है, उसके कई कारण होते हैं। और ये भी RNA वायरस है, ये भी बिल्कुल और वायरसेस की तरह से बिहेव कर रहा है। एक पेंडेमिक का एरिया ख़त्म हो गया, एंडेमिक की स्टेज में आ गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों को अभी भी उसी तरह से बच के रहने की ज़रूरत है। अभी आंकड़े आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, नई वैक्सीन आनी है, नया बूस्टर लगना है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगाई, लेकिन बूस्टर में जो आंकड़ा बहुत अच्छा था और फर्स्ट और सेकेंड डोज का, बूस्टर में आते आते वो काफ़ी कम हो गया। उसका कारण ये था कि लोगों के दिमाग से उसकी सीवियरिटी ख़त्म हो गई, लोगों का डर ख़त्म हो गया। डरना नहीं चाहिए, लेकिन सजग रहने की भी ज़रूरत है। हम लोगों ने अगर अब आजकल देखें तो कितने लोग पब्लिक प्लेस में मास्क लगा के रहते हैं, लेकिन लोग सिम्टोमेटिक हैं। अगर वही सिम्टोमेटिक ये कर लें कि खुद मास्क लगा लें, तो कम से कम एक आदमी 15 से 20 आदमियों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। बात यह है कि हम अपना अलग मास्क है, अगर हम इन्फेक्ट नहीं हैं तो हम लगा रहे हैं, तो हम अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको सिम्टम्स हैं, उसको ये नहीं मालूम कोविड है कि और कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कम से कम अगर वो मास्क लगा लेता है तो वो कम से कम इस समय जो इन्फेक्टिविटी है वो 15 से 20 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उतने लोगों को बचा सकता है। और वो साइकिल हर आदमी के लिए आती चली जाती है। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर गौतम जी आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पहले पैंडेमिक था और अब ये एंडेमिक स्टेज में पहुंच चुका है, तो इतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर गौतम जी, WHO की न्यूज़ कोरोना फ्यूज, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एंडेमिक स्टेज जो है वो आ गई है और पैंडेमिक स्टेज जो है वो खत्म हो गई है। और ये बिल्कुल सही है कि WHO ने इसको अनाउंस कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनके अंदर जो है थोड़ी सी अब तेजी देखी जा सकती है। इकोनॉमिक फ्रंट्स के अंदर जो
कमियां आई थी उनकी पूर्ति देखी जा सकती है। और हम इससे जो है वो बहुत ज्यादा अब इकोनॉमिक जो कि एक स्लो डाउन हुआ था उसके अंदर भी उम्मीद कर सकते हैं कि उन चीजों के अंदर बढ़ोतरी होगी। साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है। इसका मतलब हमारे लिए ये है कि हमारे को जो है अभी भी अपने आसपास कोरोना के पेशेंट्स जो हैं, कोरोना के केसेस देखने को मिलेंगे और इसलिए हमें जो है सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और हैंड सैनिटाइज करना, जो कि अब वापस से लोग जो है कहीं ना कहीं इसको भूलते जा रहे हैं। इसको दोबारा से जो है वो फ्रंट में लाके और इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करके लोगों के बीच में रखना ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया आज की डेट के अंदर, क्योंकि नहीं तो हमें कभी भी इन केसेस के अंदर भी दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। सुनिए, बिल्कुल दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है और इसको लेकर अभी वापस से मतलब कोरोना नहीं है, खत्म हो चुका है, इस लिहाज से आप लापरवाही ना बरते। के न्यूज़ लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहा है बार बार और दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। और अभी भी आपको मास्क लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी था कोरोना के टाइम पर। यानी कि कोरोना तो नहीं है, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मास्क लगाना अभी भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वो दिन भी था जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे। अस्पताल तक उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव, हाट, बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में बात कोरोना को लेकर और दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, लगातार इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय साझा करें। साथ ही खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना को लेकर अभी भी कितना और सजग रहें, किस तरीके से, क्योंकि इस बीच देखा गया है मौसम में भी बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है और इसका भी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वायरल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोना का कहर के बीच ये भी एक वायरस के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए। क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए? हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमए हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक कर लेते हैं एमसी मिश्रा जी का। एमसी मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस बीच कोरोना का डर तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी वायरल इन्फेक्शंस इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या क्या सावधानियां इसे लेकर बरतने की ज़रूरत है? अनम्यूट करिएगा सर। सावधानियां बिल्कुल इसमें साधारण है और हम सबको ज्ञात है। पिछले 3 वर्षों में इसकी चर्चा प्रतिदिन प्रति घंटे आप लोगों के माध्यम से होती रही है। एक कोविड अनुकूल व्यवहार या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसकी हम लोगों ने बहुत चर्चा की है और उसमें मास्क का प्रयोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, हम लोग तो सब चिकित्सक हैं तो मास्क लगाते ही हैं। हॉस्पिटल में हम सर्जन हैं तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में तो मास्क लगाना ही पड़ता है, हमको अनिवार्य है। लेकिन ओपीडी में भी जब हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो यदि मास्क लगा हो तो अच्छी बात है। और आजकल ये अवश्य है कि जो रोगी भी हैं वो भी आते हैं दिखाने, तो बहुत ज्यादा इस बारे में चिंतित नहीं है।
अच्छा, आप हवाई यात्रा करते हैं तो भी आप देखिए, उसमें भी हवाई जहाज में भी कोई बहुत ज्यादा लोग, अब तो क्रू ने भी मास्क लगाना छोड़ दिया है, जो एयरलाइन क्रू होता है, जी। अब उन लोगों ने भी मास्क लगाना छोड़ दिया है। अब मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं या बस में कर रहे हैं, रेल में कर रहे हैं। अच्छा, लोग थोड़ा तंग भी आ गए इससे, थक बिल्कुल गए बिल्कुल। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के, तो थोड़ा सा राहत लोगों को मिली है। और ओमिक्रॉन ईश्वर की कृपा से उतना इसने कहर नहीं बर पाया जितना डेल्टा वेरिएंट का हुआ जी। या उससे पहले की वेव में हुआ। जो पहली वेव में 2020 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में फिर उतना नहीं हुआ। जी। तो लोगों को उससे थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बिल्कुल। और मास्क का जो प्रयोग है वो केवल संक्रमण से ही नहीं बचाता है, वो प्रदूषण से भी हमको थोड़ी सी राहत देता है, क्योंकि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है हम सबके चारों तरफ, और लगभग हर शहर में भारत के। कुछ शहरों को छोड़ दें, बेंगलोर का थोड़ा अच्छा रहता है, या कोस्टल जो एरियाज है हमारे महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्रा में या और जगहों पे, तो वहां थोड़ा सा हवा चलती है तो प्रदूषण कम होता है। लेकिन जितने भी मेनलैंड हमारे शहर है, सब में बिल्कुल प्रदूषण एमसी बहुत। मिश्रा जी, अगर देखा जाए तो मास्क एक हथियार का काम करता है संक्रमण से बचाने के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। अगर दर्शक सुन रहे हैं इस बात को, तो ये के न्यूज़ भी इस बात की अपील कर रहा है उन दर्शकों से कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके के संक्रमण से हम अपने आप को बचा सकें, तो आप मास्क ज़रूर पहनिए। क्योंकि लगातार जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो ये जानकारी साझा कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं अपने बातों के जरिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो WHO की न्यूज़ कोरोना फ्यूज़ को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, और साथ ही इसके बावजूद भी जो इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो वायरल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कितना अभी सजगता बरतने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे साथी विशेषज्ञों ने कहा, ये एक गुड न्यूज है नंबर। और मोटा मोटा ये है कि अब ये पैंडेमिक नहीं रही, अब ये उसी तरह हो जाएगी जैसे टाइफाइड है, वायरल हेपेटाइटिस है और अन्य सीजनल जुकाम होते हैं या फ्लू होता है जी। तो अब जो इसके हिसाब से दुनिया में जो WHO की गाइडलाइंस थे, उनके जो निर्देश थे, वो चेंज होंगे और विश्वव्यापी इसके परिणाम होगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा, अभी डॉक्टर कक्कड़ ने भी कहा कि हमें सावधान रहना है, मास्क का पहन के प्रयोग करना है, और कोविड अनुरूप बिहेवियर वो केवल कोरोना से नहीं बचाता मैडम, हमारे दर्शक समझ लें, ये हमें अन्य बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर मिश्रा साहब ने जो पॉल्यूशन की बात कही, वो भी कम करता है, क्योंकि पॉल्यूशन जनित जो वायु प्रदूषण, SPM और जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, N95 मास्क काफी फिल्टर कर देता है। इसके अलावा हाथों की साफ सफाई से पेट के कम से कम 1 दर्जन रोग कम होंगे। और तीसरा, मास्क के प्रयोग से श्वास के रोग कम होंगे, फ्लू, वायरल फीवर दुनिया भर के। और इसके अलावा अभी हमें सावधान रहना। मैं अभी दिल्ली में था और हवाई जहाज से गया, लखनऊ से, देखा कि शायद मैं लगाया था, एक और कोई लगाया था, कोई लगाया नहीं था। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग बिल्कुल भूल गए हैं मास्क को। मुझे लगता है जब मैं पेशेंट से कहता हूं मैडम अपनी क्लिनिक कि लगा लीजिए, तो वो बड़ा उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमारे कहने का पालन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है WHO ने इसको महामारी के उससे हटा दिया है। ये बहुत सुखद और अच्छी न्यूज है। लेकिन एंडेमिक रूप में यदा गदा कुछ उतार से ये होता रहेगा डिफरेंट रूप में, और इसका वेरिएंट है, और ये बहुरूपिया तो आई है, तो वो होता रहेगा। और कोविड अनुरूप बिहेवियर जो है वो केवल कोरोना से नहीं बचाएगा, तमाम गैस्ट्रो बीमारियां, तमाम वायरल इन्फेक्शन, श्वास की बीमारियां, उनसे भी बचत होगी। तो टीकाकरण जिनको नहीं हुआ, बूस्टर डोज ले लें, प्रोटेक्शन डोज ले लें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ये खुशी की न्यूज है, ये बहुत ही सुखद न्यूज है। लेकिन अलर्ट रहना, जैसा कि हमारे साथी विशेषज्ञों ने कहा है, लापरवाही नहीं करनी है। जी बिल्कुल, लापरवाही ना करें
और अभी भी उन नियमों का पालन करें अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ आपका रुख करेंगे, इसके बाद डॉक्टर गौतम जी का रुख करेंगे। आपके पास आएंगे डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी। अगर देखा जाए पैंडेमिक और एंडेमिक स्टेज का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, दर्शकों को बताइए कि पैंडेमिक था तो ये कितना घातक था और अब इस स्टेज में एंडेमिक स्टेज में पहुंचा है तो ये कितना घातक होगा। पेंडेमिक अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व को कहते हैं। विश्व में एक साथ सारे इन्फेक्शन आए, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी, और उस पीरियड में अगर आप देखें तो विश्व रुक सा गया था, सब कुछ रुक गया था। लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई थी, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, रोड बंद हो गए थे, रोड पर आदमी तो नहीं थे, जानवर आपको दिखाई दे रहे थे। तो एक पैंडेमिक वही स्टेज होती है जो कि शायद पहले आंकड़े क्रिटिकल, बहुत सीरियस, क्रिटिकल है, और जो आंकड़े कहते हैं कि 100 साल में एक बार कोई पैंडेमिक आता है। आने के बाद में वो धीरे धीरे उसकी एक फ़ेज़ होती है, वायरस की या जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी एक फ़ेज़ होती है, वो धीरे धीरे फेज़ आउट करता है। उसके जो वेरिएशन होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन में भी इस तरह से वेरिएशन होता है कि उसकी इन्फेक्टिविटी तो आगे रहती है लेकिन उसमें उतनी सीवियरिटी नहीं रहती है जी। वो फेजेस अब हम उस स्टेज को क्रॉस कर गए। जैसा कि पहले भी कहा था कि WHO का एक क्राइटेरिया है कि इतना ड्यूरेशन हो जाए, इतने नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन हमारे कम हो जाए, डेथ रेट इतनी कम हो जाए, विश्व में कहाँ कहाँ वो एक साथ है कि किस पर्टिकुलर पॉकेट्स में है, उस बेसिस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफ़िल हो जाता है तो हम इसको पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज में कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कुछ पॉकेट्स में है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि वो जो पॉकेट्स हैं वहाँ पे हो सकता है एक फ़ेज़ है जहाँ पे एक कंट्री में या एक स्टेज में जा कर के वो बढ़ रहा है, दूसरी कंट्री में वो फेड आउट कर रहा है, कम हो रहा है। तो ये हर साल जैसे कहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर एक बार वायरस आ जाता है तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता है, वो अब हमारे सिस्टम में है। ये वायरस पहले भी था लेकिन इसका रूप दूसरा था। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये पहले भी था, RNA वायरस है, और ये पर्टिकुलर वायरस भी यहाँ पे था, लेकिन अब जो आया था वो काफ़ी डिफरेंट था कि लोगों का मानना था कि डिफरेंट थ्योरीज थी, उसको हम लोग नहीं डिस्कस करते। लेकिन अब जो फेज़ आ गया है वो अभी भी इन्फेक्शन है। अगर आज भी हम आंकड़े देख रहे थे, जैसा कि अभी आपके न्यूज़ में दिखा रहे थे कि आंकड़े इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं, सीवियरिटी कम है लेकिन डेथ हो सकती है, हो म्यूटेशन हुआ है, लेकिन कभी भी अगर हम उसको ज़रूरत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी में इनफैक्ट जितना ज़्यादा लोगों के बीच में करेगा उतना उसका म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और हम लोगों ने देखा कि म्यूटेशन तभी होता है, जैसे हम लोग का एक इंडिया या एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर पूरा जेनेटिकली आप बहुत डिफरेंट स्टेज में जाते हैं, या अगर वायरस एनिमल में डिफरेंट एनिमल में जाता है, या कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया दूसरे एनिमल में जाता है, वहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस अगर जब वो पिग में जाता है तो वहाँ पे एकदम से मैग्निफिकेशन हो जाता है, उसका म्यूटेशन होता है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी 1 या 1.5 महीने पहले जो इन्फेक्शन आया था वो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन था, और उस समय डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था, इज़ इट कोविड और ये इन्फ्लुएंजा था। उसमें भी लंग में इन्फेक्शन, लंग अच्छा खासा इन्वॉल्व हो रहा था, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी, और उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस था। सो जहाँ तक अभी आपने पूछा था कि हम लोग का एंडेमिक और पैंडेमिक के स्टेज में हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम लोग को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना चाहिए। मास्क का जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि मास्क हम लोग को ही प्रोटेक्ट करता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मास्क अगर हम कोई इन्फेक्टिव पर्सन है वो दूसरों को स्प्रेड करने से रोकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ऑर्डिनरी मास्क लगाते हैं उसमें पूरा 100% तो फिल्टर नहीं करता है, कुछ ना कुछ वायरस आपके अंदर आते हैं, वो एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है, जैसे कि वैक्सीन करता है। वैसे ही जब आप मास्क लगाते हैं कुछ वायरस आपके अंदर आते हैं, कुछ आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको एक सब क्लिनिकल आपकी इम्यूनिटी डेवलप करता है जो उस पर्टिकुलर वायरस के लिए होता है। तो मास्क लगाएं। अगर आपका कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है कि वायरस लोड कितना है, उसकी इन्फेक्टिविटी कितना है, कितने ड्यूरेशन तक हम उसको एक्सपोज हुए हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी, अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है तो वायरल इन्फेक्शन आपको ज़्यादा सीवियर होगा। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्सपोजर हुआ है तो ज़्यादा होगा, अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो आपने जब मास्क लगाया तो मास्क में साइड से आपको वायरल लोड आपने कम करा,
जगह उतनी जगह पे नहीं गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, उसको आपने ड्यूरेशन को आपने रिड्यूस करा, और जो वायरस आपके अंदर गया उसकी एंटीबॉडीज़ आपने स्वतः बनाई। तो अगर हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मास्क का उपयोग करें, उस जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत रश होता है या बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, अगर जाएं तो मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस को अपना मेंटेन करें, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा था कि उसको हाथ को वॉश करें। वो इन्फेक्शन, डॉक्टर त्रिपाठी का कहना था कि वो इन्फेक्शन नहीं केवल आपको एब्डोमिनल इन्फेक्शन या डिफरेंट इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है। कोविड पीरियड में हम लोगों ने देखा कोविड हो रहा था, लेकिन उस पीरियड में नंबर ऑफ जो आपके एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, उस पर्टिकुलर सीजन में बहुत हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वेंटिलेशन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट नील हो गए थे क्योंकि हम लोग मास्क का उपयोग कर रहे थे, घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, एक्सपोज नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। तो अपने आप को अभी भी उतना ही, अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन चीज़ों का पालन अभी भी आपको करना होगा। ये कतई अपने दिमाग में मत लाइए कि अरे अब तो कोरोना है नहीं और इससे सावधान रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास आएंगे डॉक्टर गौतम जी। अगर देखा जाए, एक वक्त ऐसा रहा, जैसा कि राजीव कक्कड़ ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सीरियस कंडीशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत थी। तो क्या अब ऐसी ही सतर्कता अभी भी ज़रूरी है? क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों या फिर किडनी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो क्या अभी भी उतना ही सतर्क रहने की ज़रूरत होगी? क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? अनम्यूट करिएगा सर। बिल्कुल सोनिया जी, बिल्कुल आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो हम ये देखें, जब कोविड आया था तब उस टाइम पे जो है वो इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी। हम लोग सब जो है वो एक तरह से जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि इसका बिहेवियर कैसा होगा और कैसे इसको मैनेज करेंगे। बिल्कुल। तो अब पिछले 3 साल के अंदर इस चीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, और हम लोगों ने, डॉक्टर समाज ने जो है काफी अच्छे तरीके से पेशेंट्स को मैनेज करने के तरीके भी अब जान लिए हैं, समझ लिए हैं, और हमने काफी पेशेंट्स को जो है उन तरीकों से सही भी किया है। मगर हमने ये देखा था कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे, मगर जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। उनको बचाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही थी, उनको बचाने के लिए बहुत दवाइयां देनी पड़ रही थी, और हर समय जो है एक ये डर बना रहता था कि वो जो है कब सही होंगे, कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन नहीं रह गई है। जो लोग आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज इतनी ज्यादा नहीं है, और उनको मैनेज करने के लिए हम भी अब बेटर इक्विप्ड हो गए हैं। हमारे को भी ज्यादा तौर तरीके और ज्यादा स्टेजेस समझ में आ गई कि कहाँ पे हम कौन सी मेडिसिन उनको दें तो इफेक्टिवनेस जो है उसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो जो है एक राहत की बात होती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जहां पे जो है वो बचाया जा सकता है इन्फेक्शन को, जहां पे बचाया जा सकता है एक व्यक्ति को कि वो बीमार ना पड़े, उस जगह पे जो है हमारे को वर्क करना और लोगों को जो है वो बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। स्पेशली हमारे जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज के हैं, या किडनी फेलियर के, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो ओबेस ओवरवेट पेशेंट्स हैं, उन लोगों को जो है वो आज की डेट में भी जो है वो केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर उन लोगों के अंदर जो है ये कोरोना की बीमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं सिवियरिटी उन लोगों में थोड़ी ज्यादा होने की संभावना होती है। दवाइयां उनको जो ज्यादा देनी पड़ती हैं, और उनका जो रिकवरी फेज है वो भी बहुत लंबा हो जाता है। तो एक तरह से जैसे हम बोलते हैं कि जान माल का नुकसान ज्यादा होता है उन लोगों के अंदर, उनके अंदर ज्यादा उनके परिवार को जो अपना काम छोड़ के अस्पताल में बैठना पड़ता है। या कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग डर के मारे या भय के मारे या केयरलेसनेस के मारे जो है अब जांचें नहीं कराते हैं, और अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि वो एक से दूसरे से तीसरे लोग को इन्फेक्ट करते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराई। वो कहते हैं कोरोना नहीं है शायद, और बाकी लोगों को भी जो है वो संक्रमण देते जाते हैं। तो हमारे को अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में ही लेके और ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी सेफ्टी को जो है वो कैसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस के अंदर सबसे बढ़िया जो इलाज है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी बीमारी का इलाज करने से अच्छा है कि वो बीमारी को होने से रोका जाए।
तो ये समय ऐसा होता है जब हम बीमारी को होने से रोक सकते हैं। और इसके लिए हम डॉक्टरों ने कोविड मरीजों के बीच में कोविड वार्ड्स के अंदर एक एक मरीज को जाके देख के जब काम किया था, तो हमने रियलाइज किया कि जो हमारा कुंदन कवच जो हमारे को बचा रहा था, वो हमारा मास्क था, वो हमारा हैंड सैनिटाइजेशन था, और थोड़ा बहुत जहां तक हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते थे, यही हमारी रक्षा करता था। बिल्कुल। तो आज में ये रक्षा कवच जो है वो हर एक व्यक्ति अपने लिए ले सकता है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपना रक्षा कवच अपने साथ बिल्कुल, अभी भी इस रक्षा कवच की जरूरत है अगर देखा जाए। वापस लौटेंगे चर्चा पे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं अपने सभी डॉक्टरों को भाई नमस्कार कर रहा हूँ, और उनको मैं ये सोच रहा हूँ मैं कि अपने देश में जो वर्तमान हम कानपुर शहर में रह रहे हैं, और मैं यहाँ की पोजीशन देख के आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रदूषण जमीन की धूल से है, और इसके बाद ऑटोमोबाइल के केमिकल से है, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण से है। ये 3 प्रदूषण जानलेवा हो रहे हैं यहाँ कानपुर शहर में भी, और अन्य शहरों की पोजीशन तो मैंने देखी नहीं है। इसलिए मेरा ये मांग है सरकार से, वैज्ञानिकों को लगा करके ऐसे सुरक्षा कवच जो है हमारे लिए तैयार करवाएं। बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है गिरीश जी। अगर ये ऐसे प्रदूषण से बचना है तो मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। बाकी जो जिम्मेदारी जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। आपकी राय बेहद, आपकी राय से हम इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये अच्छी खबर है, WHO वाले ने दी है, ये बात ठीक है, लेकिन जो सुरक्षा कवच है, मास्क और 2 गज की दूरी, वो भी हमको अपनाना चाहिए। मेरे आपके चैनल के थ्रू से सरकार से अनुरोध है कि 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रही है मुफ्त में, उसकी जगह 80 करोड़ जनता को कम से कम हर घर में मास्क पहुंचाया जाए, जो कि फ्री हो, जिससे जनता लगाए या न लगाए। और दूसरी बात, जो अनाज दिया जा रहा है वो अनाज अच्छा नहीं दिया जा रहा है, उस अनाज से उनकी इम्यूनिटी खराब हो रही है, उससे भी उनको तकलीफ हो सकती है। और तीसरी बात, हॉस्पिटलों में इतनी बड़ी गंदगी है, उसकी सफाई रखी जाए। और ठीक है प्रेम जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं और दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मास्क घर घर तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन रक्षा के लिए ये मास्क खुद से परचेस नहीं कर सकता है और इसे लगा भी सकता है। चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ MC मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं एक बार। MC मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए 24 घंटे में 17 मौतें, अभी के ये आंकड़े हम आपसे साझा कर रहे हैं, इन आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी भी मुझे लगता है कि भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना काल में किस तरीके से हम लोगों ने 2 गज की दूरी बेहद है ज़रूरी, ऐसी चीज़ों का पालन किया, और अभी भी मुझे लगता है इसे पालन करने की ज़रूरत है। और खान पान के जरिए हम कितना अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सोनी जी, ये डॉक्टर गौतम ने बहुत विस्तार से इस विषय में अभी चर्चा की कि किस तरह से हम संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं जी। और वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी भी हालांकि जैसे जो मृत्यु हो रही हैं उनकी विवेचना करना, उनका विश्लेषण करना भी आवश्यक है कि क्या ये मृत्यु कोविड की कारण हो रही है या इन रोगियों में कोविड भी मिल रहा है साथ में, और वो किसी और रोग से भी ग्रसित हैं। ये भी जानना बहुत आवश्यक होगा कि क्या इन सब मृत्यु जो हो रही हैं इनमें क्या निमोनिया ही एक कारण था जिसकी वजह से उनको आईसीयू में जाना पड़ा, या वेंटिलेटर लगा या नहीं लगा। तो एक इसका आकलन करना, ऑडिट करना एक आवश्यक हो जाता है, जो मैं समझता हूं कि जो हमारे स्वास्थ्य निदेशक हैं विभिन्न राज्यों के, उनको ये करना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कोविड के द्वारा हो रही है या कोविड एक उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग हो जाती है आजकल। क्योंकि कोई भी आपको मान लीजिए पेट में दर्द हुआ और आप गए अस्पताल, साथ में आपको या चेस्ट में पेन हुआ, साथ में कोविड भी निकल आया, तो क्या ये मृत्यु कोविड से रिलेटेड थी या अनरिलेटेड थी? तो एक तो ये जानना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, चिकित्सक के तौर पे भी हमको ये जानना आवश्यक है। दूसरा ये अवश्य है कि कोविड अभी भी कुछ लोगों में
निमोनिया कर सकता है, उससे मृत्यु हो सकती है, ये जानना भी लोगों को आवश्यक है। और केवल निमोनिया ही नहीं, जैसे पहले वायरल संक्रमण होते हैं, दूसरे वायरल संक्रमण होते हैं, उसमें एन्केफेलाइटिस भी हो जाता है, ब्रेन का इन्फेक्शन भी वायरस की वजह से हो जाता है, हार्ट पे भी मायोपैथी होती है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वायरल संक्रमण शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है और उससे समस्या हो सकती है, उससे मृत्यु भी हो सकती है। या उम्र ज्यादा है, जैसे डॉक्टर गौतम ने बताया, किसी का प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे उनका अंग प्रत्यारोपण हुआ डिपेंड है, करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। सर, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। डॉक्टर वीएन जी, अगर देखा जाए, कहते हैं, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, इवन ये कहा जाए कि मैं बचपन से ये बात सुनती आ रही हूँ कि स्वस्थ खान पान जो होता है वो स्वस्थ जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये आम जिंदगी के लिए, हर एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अनम्यूट करिएगा सर। हाँ जी, सुनिए, मैं तो जब भी कोई क्लास लेता हूँ या पब्लिक में या वहां, तो मैं 4 शब्द लेता हूँ, वो कोरोना के बचाव और ज्यादातर बीमारियों के बचाव में। मैं आहार की बात करता हूँ, आहार प्रथम, इसके बाद विहार, खेलकूद, एक्सरसाइज, योगा, वैरियर, इसके बाद विचार और लास्ट व्यवहार, जो मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य इस डिस्कशन बियॉन्ड है। आहार की जब बात करते हैं तो मोटा मोटा ये है कि हमें प्रोटीन की मात्रा, जितना वजन है व्यक्ति का उससे लगभग समझिए 10% कम, यानी कि अगर मैं 70 किलो का हूं तो मुझे 60 से 70 ग्राम प्रोटीन रोज खानी है मैडम। ये पब्लिक भी देख ले, और जरूरी नहीं कि हम महंगे ले, हमें दालों से, चना से, सोयाबीन से, मिल्क प्रोडक्ट से, या और चीजें जो लोकली अवेलेबल हैं, रिलेटिवली सस्ती हैं। तो प्रोटीन के बाद आता है मिनरल्स और विटामिन। ये हमें साग सब्जी, फल, इनसे मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं है तो मल्टीविटामिन की गोली भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये आपका जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आयरन, जैसे एनीमिक मदर्स हैं, 50% मां अनीमिक, गर्भवती माताओं को कोरोना का खतरा या अन्य बीमारियों का ज्यादा रहता है, छोटे बच्चे हैं, ये एनीमिया ज्यादा होता है, तो इन लोगों को अपना हीमोग्लोबिन चेक करा के आयरन कैप्सूल ले लेना चाहिए। वो सबसे सरल और व्यवहारिक है मैडम। या आयरन वाली डाइट, वो शायद व्यवहारिक उतनी नहीं है, सरकार भी ये कर रही है। तो हमें प्रोटीन की मात्रा, हमें विटामिन की, मिनरल्स की, खासकर एनीमिया, इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, हम अलग से भी ले सकते हैं। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया साधन है धूप, जो केवल 40 मिनट आप धूप में सप्ताह में 4 दिन अगर बैठ जाएंगे, कम कपड़ों में तो पूरा, या आप 60,000 के वो आते हैं, वो खा सकते हैं। इसके बाद बिहार, हमें तरह तरह के योग, प्राणायाम और तरह तरह के योगासन है, एक्सरसाइज, वॉकिंग 10,000, 5,000, मैडम, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इनको हल्का नहीं लेना चाहिए। तो आहार और विहार, इन दोनों का योगासन, एक्सरसाइज, और इसके अलावा अपनी मेंटल थॉट, डॉक्टर कक्कड़ साहब ने पिछले बार मुझे याद है बताया था, जो अच्छे हार्मोन केमिकल निकलते मैडम, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये खुशी से मिलते जीवन शैली का भी परिवर्तन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सभी रोगों से बचाव होगी, कोरोना से भी होगी। जी सोनी जी, बिल्कुल, बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए आपने। राजीव कक्कड़, डॉक्टर राजीव कक्कड़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इम्यून सिस्टम, कोरोना काल में ये देखा गया कि लोगों ने बहुत जोर दिया इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब चूंकि ये बहुत ना के बराबर कहा जाए, ये वायरस अब इफेक्ट करने वाला है, तो फिर भी अब इम्यूनिटी के लिए क्या कुछ करना चाहिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो टिप्स मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को दें। जी, सबसे अहम चीज़ है कि हमारी लाइफ स्टाइल,
हमें कब सोना है, सोना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक जो बच्चा पैदा होता है उससे 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की है, इसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन अलग रहता है, जो कि आजकल अलार्म उसका बंद कर देते हैं, अलार्म उसको जगा देता है और स्कूल के लिए उसको भेज देते हैं। जनरली उसकी इम्यूनिटी इसके लिए वजह से कम होती है। एक स्लीप एक वो चीज़ है जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3, देन रैम स्लीप। एक डीप स्लीप में जा करके, जिसको हम स्वीट स्लीप कहते हैं, वहाँ पे बॉडी रिपेयर करती है, एंटीबॉडीज़ बनती है। हर दिन वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, किलर सेल्स होती हैं, ना ही केवल आपको इन्फेक्शन को किल करती हैं, जो प्रतिदिन आपके जो कुछ कैंसर सेल्स बॉडी में बनती हैं उनको भी मारती हैं। अगर आप 2 दिन भी कम सोएं तो आप मान के चलिए कि दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। स्लीप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका ड्यूरेशन कम से कम 8 घंटे एक स्वस्थ मरीज के लिए, एडल्ट के लिए होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि ओल्ड एज में नींद की आवश्यकता कम होती है, वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पे नींद डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। आपकी चिंता होती है, बॉडी एक्स होती है उसकी वजह से। तो नींद 8 घंटे की नींद, लेकिन ये वो नींद नहीं है कि हम 8 घंटे रात की नींद चाहिए, 4 घंटे रात में और फिर हम 4 घंटे दिन में सोएं, या फिर वीक डेज में हम ये मान के चलें कि हम क्या सैटरडे संडे को हम अपनी नींद पूरी कर लेंगे। ये बिल्कुल नहीं होता। जो मैमल्स होते हैं उनकी नींद बहुत एडवांस है, उनका ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, स्लीप सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो रात की नींद चाहिए। नींद का एक फिक्स टाइम होता है। अगर आप रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 बजे ही सोने जाइए और सवेरे उतने ही बजे उठिए। उसको एक अलार्म की, आपकी इंटरनल जो क्लॉक होती है उसके साथ आपको मैच करने की ज़रूरत होती है। तो नींद एक चीज़ है। दूसरा, आपको कैसे सोना है। नींद का जो कमरा होता है, अक्सर लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद ठीक से नहीं आती है। कमरा बिल्कुल उसमें अंधेरा होना चाहिए। आपकी स्लीपिंग रूम जो बेडरूम है उसमें टीवी नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले उसको बंद हो करके दूर होना चाहिए। जो आदमी जैसे डॉक्टर्स हैं या कुछ इमरजेंसी में है उनके मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो पॉपुलेशन बहुत कम है। अपना मोबाइल में कम से कम सोने से पहले उसको दूर रखें, क्योंकि जो लाइट होती है वो आपके मेलेटोनिन हार्मोन है उसको डिप्रेस करती है, जो कि नींद को इनिशिएट करती है। नींद में बहुत कम स्लीप का रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए। उसके एक टेम्परेचर होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बार बार उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। जाकर के वहाँ से आप हट जाइए, दूसरे कमरे में जाइए और जब नींद आने लगे तभी उस कमरे में जाइए। कि हल्की सी म्यूज़िक या किताब नींद से पहले लें। और बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, आराम से नाक से सांस लें। और एक सिस्टम होता है 3-3-6, यानी कि 3 बार आप गहरी सांस खींचिए, अपनी सांस की गति को कम करिए और 3 बार उसको होल्ड करके 6 बार में आप निकालिए। अपने सांस के ऊपर कंट्रोल करिए, आपकी नींद आ जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नींद की दवा का उपयोग ना करें। कुछ लोग अल्कोहल का उपयोग करते हैं कि नींद आने के लिए, उसका बिल्कुल उपयोग ना करें। कोई भी दुनिया में नींद की दवा नहीं है जो नींद के आर्किटेक्ट को आपको 8 घंटे के लिए सुला तो दे सकती है, नींद में ढकेल देगी, लेकिन उसके डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसको नहीं ला सकती है। तो नींद नेचुरल वे में लाने दीजिए। अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल करिए। जैसे योगा में कहते हैं कि आपकी सांस गिनी हुई होती है। अपनी जितना भी स्ट्रेस में आदमी होता है वो जल्दी जल्दी शैलो सांस लेता है। गहरी सांस लीजिए। सांस की गति को 4 से 6 बार ही रखिए। अपनी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपके नेचर के लिए आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है कि नाड़ी कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी जो बॉडी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है उसको, सिंपैथेटिक सिस्टम जो एंग्जाइटी का है उसको कम करता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम को आपको एक्टिवेट करता है। बिल्कुल। तीसरी चीज़, जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, खाने पीने की चीज़ें। खाने की चीज़ बिल्कुल सही है। नेचर जो चीज़ आपको दे रहा है उसका उपयोग करें। नेचर की मतलब है जो कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका उपयोग करें। जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, जिसको आप प्रोसेस करके लाते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फ्लेमेटरी डाइट होते हैं। डाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। डाइट आपकी एनर्जी के लिए है, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए है, बॉडी को एनर्जी देने के लिए है। तो अगर जितना भी उसमें प्रोसेस फूड होता है, जितना उसमें शुगर ज़्यादा होती है, मैदे की चीज़ें होती हैं, उतना आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। नहीं केवल आपकी इम्यूनिटी कम करता है, जाकि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इसको सबको करता है। ओबिसिटी, जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि ओबिसिटी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका वेट बढ़ता जाता है, उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। तो आपकी डाइट है, स्लीप है, आपके खान पान, एक्सरसाइज है, आपको एक प्रॉपर टाइम
पे पूरी exercise- लेना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब बार बार हमारे पैनलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें जो हैं अपने खान पान में शामिल करें, ना कि फास्ट फूड। और कोरोना से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क ज़रूर वेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय कम है और समय कम होने के चलते हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। MC मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गौतम जी आपका भी, और डॉक्टर